नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडीज यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वो टॉपिक है भारत का राज्य क्षेत्र, यानी हमारे संविधान की जहाँ पर जिससे शुरुआत होती है उस टॉपिक को आज हम देखेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है भारत का राज्य क्षेत्र। भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र, इस टॉपिक की जो शुरुआत होती है वो है संविधान का भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक प्रावधान कर रखा है भारत का राज्य क्षेत्र। यानी प्रस्तावना के बाद जो हमारा भारतीय संविधान का भाग जो 1 शुरू होता है उस भाग का नाम है भारत का राज्य क्षेत्र। सीधा साधा नॉर्मल सा प्रश्न पूछ सकता है कभी, भारत के राज्य क्षेत्रों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में, तो भाग 1 में। कहाँ तक प्रावधान है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अब हम जो अनुच्छेद 1 देखेंगे, इस अनुच्छेद 1 में लिख रखा है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ है। इस आर्टिकल 1 में लिख रखा है भारत दैट इज इंडिया। भारत अर्थात जो इंडिया है वो क्या है? सेल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। वह क्या है? राज्यों का संघ, राज्यों का संघ है। अब इस राज्यों के संघ से मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भारत में जितनी भी इकाइयाँ हैं वो इकाइयाँ किसी समझौते के तहत भारत में नहीं मिली, वो इकाइयाँ किसी शर्त के तहत इस संघ में शामिल नहीं हुई है। इसका मतलब है वो बिना किसी शर्त के शामिल हुई है। अगर ऐसी जहाँ पर व्यवस्था हो वो क्या कहलाता है? संघात्मक शासन व्यवस्था। यानी इन इकाइयों को भारत से अलग होने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है, वो कभी भी इस संघ से अलग नहीं हो सकती। इसका मतलब भारत क्या है? अविनाशी राज्यों का संघ है। भारत क्या है? अविनाशी राज्यों का संघ है। ये अविनाशी राज्यों का संघ है। किससे प्रतीत होता है? भारत क्या है? राज्यों का संघ। और इस संविधान में भारत के लिए जो शब्द काम में लिए वो लिए हैं भारत तथा इंडिया। भारत तथा इंडिया, यानी आपको संविधान में भारत के लिए जो शब्द काम में लिए हैं वो भारत तथा इंडिया दोनों शब्द मिलेंगे। आप हिंदुस्तान बोलते हैं, आप भारतवर्ष बोलते हैं, आप आर्यावर्त बोलते हैं। हिंदुस्तान, भारतवर्ष, आर्यावर्त जैसे शब्दों का उल्लेख संविधान में नहीं है, यानी संविधान में भारत तथा इंडिया जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत अर्थात जो इंडिया है वह है क्या है? राज्यों का संघ। इसका मतलब भारत क्या है? अविनाशी राज्यों का संघ है। ये इकाइयाँ कभी भी संघ से अलग नहीं हो सकती। और संविधान में भारत के लिए भारत तथा इंडिया जैसे शब्दों को काम में लिया गया है। और भारत में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था है संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत में कैसी व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था। इस संघात्मक का मतलब होता है कि ऐसे राष्ट्र जहाँ पर राज्य हो और संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हो। भारत में राज्य भी है, संघ भी है, यानी केंद्र सरकार भी है, और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी कर रखा है। हमने पिछले वाले वीडियो में चर्चा की थी। जो अनुसूची 7 थी उस अनुसूची 7 में संघ व राज्यों के बीच शक्ति विभाजन के लिए 3 सूचियां बना रखी है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो जिस राष्ट्र में क्या हो? राज्य हो और राज्य और केंद्र के बीच विभिन्न शक्तियों का जो बंटवारा कर रखा है विभिन्न सूचियों के माध्यम से, तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? संघात्मक शासन व्यवस्था। और भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, परंतु याद रखना संविधान में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है संघात्मक जैसे शब्दों का किसी भी अनुच्छेद में या किसी भी आर्टिकल में इस संघात्मक व्यवस्था का या शासन का या शब्दों का उल्लेख नहीं कर रखा है। ये आपको ध्यान रखना। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है परंतु ऐसे शब्दों का उल्लेख संविधान में हमें कहीं भी नहीं मिलता है। इसके बाद में इस आर्टिकल 1 में ही इस राज्य क्षेत्र को परिभाषित भी कर रखा है। राज्य क्षेत्र को परिभाषित भी कर रखा है। तो कभी सीधा साधा प्रश्न है कि भारत में राज्य क्षेत्रों को कौन से अनुच्छेद में परिभाषित कर रखा है? तो भारत में राज्य क्षेत्रों को आर्टिकल 1 में परिभाषित कर रखा है। और उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि इस राज्य क्षेत्र में
इस राज्य क्षेत्र में राज्य यानी आपके जो स्टेट्स हैं वो यूटी यानी आपके केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित किए जाने वाले, अगर हमने बाहर से कोई प्रदेश अर्जित किए हैं तो अर्जित किए जाने वाले प्रदेश शामिल है। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? राज्य क्षेत्र में स्टेट शामिल है, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश शामिल है और अर्जित किए जाने वाले प्रदेश शामिल है। यानी राज्य क्षेत्र को परिभाषित कहाँ पर कर रखा है? आर्टिकल 1 में। और राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? राज्य शामिल है, केंद्र शासित प्रदेश शामिल है और अर्जित किए जाने वाले प्रदेश शामिल है। परंतु कभी कभार कंफ्यूज रहता है, प्रश्न पूछे कि 28 राज्य और जो 9 केंद्र शासित प्रदेश है उनके नामों का उल्लेख है राज्य, तो आपका पढ़ रखा है भारत राज्यों का संघ है, तो आर्टिकल 1 में होगा? नहीं, उन 28 राज्य और 9 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नामों का उल्लेख अनुसूची 1 में है। और हमने पिछले वाले वीडियो में चर्चा भी की थी, आप अनुसूची से संबंधित तो प्रश्न देखना चाहिए, पिछले वाले वीडियो को देखें एक बार। तो उन 28 राज्य और जो 9 केंद्र शासित प्रदेश यानी राज्यों के नामों का उल्लेख मिलता है वो अनुसूची 1 में, परंतु राज्य क्षेत्र कहाँ परिभाषित है? वो आर्टिकल 1 में। और आर्टिकल 1 में क्या लिख रखा है राज्य क्षेत्र में? यानी इस संघ में राज्य शामिल होंगे, केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे और अर्जित किए जाने वाले प्रदेश शामिल होंगे। तो यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनता है। अब 2 शब्द है, एक यूनियन और एक फेडरेशन, एक यूनियन और एक फेडरेशन, इनका दोनों का अर्थ तो एक ही होता है। फेडरेशन, यूनियन और फेडरेशन, इन दोनों शब्दों का एक अर्थ एक ही होता है, संघ। प्रश्न आए भारत है, अब आपका डायरेक्ट उत्तर रहेगा कि भारत एक देश है। ठीक है, भारत एक देश है, परंतु पूछना क्या चाह रहा है? वो डायरेक्ट प्रश्न दे भारत है, आपको ऑप्शन मिले यूनियन ऑफ द स्टेट, फेडरल ऑफ द स्टेट, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपका प्रश्न क्या होना चाहिए? यूनियन ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट। इन दोनों के बारे में मैं बताऊंगा क्यों अंतर क्या है। भारत में यूनियन ऑफ द स्टेट है, जबकि अमेरिका में फेडरल ऑफ द स्टेट है। अब सॉरी, फेडरेशन ऑफ द स्टेट है। फेडरेशन और जो फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है, परंतु वहाँ पर जो उस संघ में जो इकाइयाँ, जो राज्य मिले हैं वो राज्य समझौते के तहत मिले हैं, किसी समझौते के तहत। और आपको पता हो कि अगर कोई किसी समझौते के तहत मिले हुए हैं और भविष्य में उनके किसी कारण बस या कोई बात को लेकर टकराव हो तो वो जो शर्तें हैं वो टूट भी सकती है। अगर किसी राज्य को लगे कि हमें संघ से अलग होना है तो इस फेडरेशन ऑफ द स्टेट में राज्य संघ से कभी भी अलग हो सकते हैं, परंतु यूनियन ऑफ द स्टेट में जो इकाइयाँ हैं, जो राज्य हैं, वो संघ से कभी भी अलग नहीं होंगे। वो अविनाशी राज्यों का संघ है, अविनाशी राज्यों का संघ है। तो भारत में यूनियन ऑफ द स्टेट है, फेडरेशन ऑफ द स्टेट नहीं है, फेडरेशन ऑफ द स्टेट नहीं है। इन दोनों में यही अंतर है कि ये जो यूनियन ऑफ द स्टेट है वो संघ में किसी समझौते के तहत नहीं मिले, जबकि फेडरेशन ऑफ द स्टेट है वहाँ पर वो समझौते के तहत मिले, यानी किसी समझौते का परिणाम है ये, और समझौते के तहत मिले हुए कभी भी अलग हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कि संविधान में भारत को कहा गया है, संविधान में भारत को क्या कहा गया? राज्यों का क्षेत्र कहा गया है, यानी या कह सकते हैं भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है। ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 1 में। इसके बाद में आ रहा है अनुच्छेद 2। इस आर्टिकल 2 में क्या ले रखा है वो देखेंगे। आर्टिकल जो 2 है, अनुच्छेद 2 में लिख रखा है कि भारत के बाहर या किसी भारत में किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करने की प्रक्रिया का उल्लेख, बाहरी प्रदेश को शामिल करने की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 2 में मिलता है। बाहरी प्रदेश कैसे? ये आपका भारत है, इस भारत के अंदर जो आपके 28 राज्य और 9 जो यूटी है, इन 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करना है।
आपको कोई चाइना का हिस्सा अर्जित करना है, आपको कोई नेपाल का करना है, भूटान का करना है, म्यांमार का लेना है, आपको कोई श्रीलंका का प्रदेश अर्जित करना है, आपको कोई पाकिस्तान का, आपको कोई अफगानिस्तान का प्रदेश अर्जित करना है, तो भारत में किसी बाहरी प्रदेश को अर्जित करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 2 में मिलता है। और इसी अनुच्छेद में, अनुच्छेद 2 में आगे लिख रखा है कि इस संदर्भ में संसद कानून बनाती है। कौन बनाती है? कानून। संसद कानून बनाती है, यानी संसद अनुच्छेद 2 के तहत संसद कानून बनाकर किसी बाहरी प्रदेश को इस राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकती है, इस भारत में शामिल कर सकती है। तो इस आर्टिकल 2 में बढ़िया प्रश्न है, किसी बाहरी प्रदेश को शामिल करने के लिए कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। बाहरी प्रदेश को इस भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करने की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 2 में। इसके बाद में जो आर्टिकल है, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में लिख रखा है कि इस भारत के अंदर, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जो भी परिवर्तन करेंगे, उस परिवर्तन करने की प्रक्रिया का उल्लेख हमें अनुच्छेद 3 में मिलता है। और स्पष्ट लिख रखा है कि इस संदर्भ में संसद कानून बनाकर किसी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्य का गठन कर सकती है। यानी मैं आपको समझाऊं, इस भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर यह आपका भारत है, इस भारत में के अंदर जो 28 राज्य और जो 9 यूटी है, इनमें से किसी भी राज्य का किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। इसके अंदर ही, बाहरी नहीं, इसके अंदर राज्य के अंदर किसी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्य का गठन कर सकती है। ऐसा कौन करेगा? ऐसा संसद कानून बनाकर कर सकती है। संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है? किसी भारत के अंदर ही या किसी भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर ही किसी राज्य का नाम बदल सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्य का गठन कर सकती है। यह प्रावधान हमें कहाँ पर मिलते हैं? आर्टिकल, इसी अनुच्छेद में आगे लिख रखा है, अनुच्छेद 3 में लिख रखा है कि जो हमारे जो संसद इस संदर्भ में अगर कोई विधेयक लाती है, देखो आर्टिकल 3 में आगे क्या लिख रखा है। आर्टिकल 3 में जो मैंने बताया, पहली बातें, 2 बातें स्पष्ट लिख रखी है। किसी यानी भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर ही अगर कोई परिवर्तन करना हो तो उस परिवर्तन करने की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 3 में। परिवर्तन कैसे? परिवर्तन किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, किसी राज्य का नाम परिवर्तन और नए राज्य के गठन के संदर्भ में कर सकती है। परंतु ऐसा कौन करेगी? संसद कानून बनाकर ऐसा कर सकती है। इसी आर्टिकल 3 में, इस अनुच्छेद 3 में आगे क्या लिख रखा है वो देखेंगे। अनुच्छेद 3 में आगे लिख रखा है कि अगर संसद ऐसा करती है, संसद किसी राज्य के नाम में परिवर्तन या किसी नए राज्य के गठन के संदर्भ में ऐसा करेगी, तो संसद में विधेयक लाने से पूर्व, संसद में विधेयक लाने से पूर्व क्या करेगा? जो हमारा राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति इस संदर्भ में संबंधित राज्य की विधानमंडल से परामर्श करेगा। क्या करेगा? परामर्श। यानी किसी राज्य का, नए राज्य का गठन करना है, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर नए राज्य का गठन करना है, तो नए राज्य के गठन के लिए संसद क्या करेगी? विधेयक लाएगी। परंतु विधेयक लाने से पूर्व राष्ट्रपति क्या करेगा? संबंधित राज्य की विधानसभा से, जिस राज्य का हम विभाजन कर रहे हैं, नया राज्य गठन करें, उस संबंधित राज्य की विधानसभा से राष्ट्र या विधानमंडल से राष्ट्रपति क्या लेगा? सलाह लेगा। सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है, इस बात का भी याद रखना। सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। वो जो राष्ट्रपति सलाह मांगता है, उस सलाह की भी अवधि होती है। राष्ट्रपति कितने दिन की अवधि देता है, उस अवधि के अंदर उस राज्य की विधानमंडल को सलाह देनी होती है। मान लीजिए राष्ट्रपति ने कहा आप 3 दिन में उत्तर दो, 5 दिन में दो, 10 दिन में दो, 1 सप्ताह में दो, 30 दिन में दो, तो उस संदर्भ में वो जो समय अवधि होती है वो राष्ट्रपति तय करता है। परंतु सलाह कौन लेता है? राष्ट्रपति। सलाह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब
कि अगर संबंधित राज्य की विधानसभा कह दे कि हमें राज्य का विभाजन नहीं चाहिए, तो वो क्या केंद्र सरकार मानेगी? नहीं, राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जब तेलंगाना का गठन हुआ था, यानी आंध्र प्रदेश का विभाजन होकर नया राज्य बना था जून 2014 में तेलंगाना, तो बाकायदा आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने या विधानमंडल ने एक विधेयक पारित कर राष्ट्रपति जी कहा था कि हमें आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं चाहिए, परंतु क्या राष्ट्रपति माने या जो संसद थी वो मानी? नहीं, उन्होंने आंध्र प्रदेश का विभाजन किया और आपने एक नए राज्य का उदय भी देखा, तेलंगाना, जो जून 2014 में हुआ था। तो इस संदर्भ में भी यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है कि अगर नए राज्य की विधेयक करने से संबंधित किसी संबंधित राज्य की विधानसभा से राय मांगी जाती है, राय कौन लेता है? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति राय मानने के लिए बाध्यकारी है? राय मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। क्या संबंधित राज्य की विधानसभा राय दे या न दे, ये भी कोई बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो इस संदर्भ में और समय अवधि कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति समय अवधि निर्धारित करता है। इसके बाद में जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4। इस अनुच्छेद 4 से भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनते हैं। अनुच्छेद 4 में लिख रखा है कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत होने वाले परिवर्तन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत नहीं किए जाएंगे। अब आपके मन में अलग ही प्रश्न आ गया होगा कि अनुच्छेद 368 क्या है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होंगे, इसका मतलब सामान्य बहुमत द्वारा संशोधन किए जाएंगे। यानी अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, 2 व 3 के तहत क्या हो रहे हैं? 2 में मैंने बताया बाहरी प्रदेश को शामिल करना, 3 के यानी राज्य क्षेत्र के अंदर ही राज्य का नाम, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्य का गठन जो भी कर रही है संसद, वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत नहीं होंगे। इसका मतलब जो भी संशोधन होंगे, संसद जो भी संशोधन करेगी वो करेगी सामान्य बहुमत द्वारा। अब आर्टिकल इस अनुच्छेद 368 के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अब तब तक के लिए आपको धन्यवाद, आप जुड़े रहिए वीडियो देखने के लिए। हम तमाम जितनी भी जानकारी है वो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे अनुच्छेद 368 के बारे में, या कह सकते हैं कि अनुच्छेद जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है, उस संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का हम जो विस्तार से अध्ययन करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।